जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों को ही साथ में देखते हैं। और आज हम 24 मार्च का जो एनालिसिस है वो करने वाले हैं, क्योंकि कल का जो एनालिसिस है वो मैं कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से नहीं ला पाया था। तो आज के इस वीडियो में हम उसके एडिटोरियल को कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ एंड वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सामने दो एमसीक्यू जो है वो लाए गए हैं, और इनका जवाब है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और उसी के साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास और अवेलेबल होगी तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपको लिखना है। तो जल्द से जल्द वीडियो को पॉज कीजिए, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जवाब लिखिए एंड देन वीडियो को रिज्यूम कीजिए। आइए यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस की बात करते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस 23 मार्च का है। इसमें अगर हम देखते हैं तो मिजोरम इसकी बात की जा रही है। देन अगर हम ये देखते हैं तो ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर अगर आप एडिटोरियल और आइडिया स्पेस देखते हो तो इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं निकलती है। इसमें मिजोरम जो है ये आपको बहुत सारी जगहों पर देखने को मिला, इंक्लूडिंग अगर हम इसकी द हिंदू की भी बात करते हैं तो द हिंदू में भी अगर आप देखोगे तो कई जगहों पर हमें मिजोरम जो है उसके बारे में बात की जा रही है, मिजोरम के बारे में देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में जो मिजोरम का मुद्दा है उसको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं इंडिया एंड मिजोरम दोनों के पर्सपेक्टिव से, जिससे कि अगर हम मेंस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो आप अच्छा खासे आपके पास पॉइंट जो है वो आ जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा मुद्दा है। तो अच्छी तरीके से देखेंगे। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये जो है ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर लेबर रॉन्ग, यहाँ पर जो जोमेटो का इशू हुआ था वो सब यहाँ पर बातें की जा रही है। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं बांग्लादेश इंडिया जो है उनके बारे में बात की जा रही है, इंटरनेशनल रिलेशन में कवर हो ही जाता है। देन ये भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं आज की, तो आज यहाँ पर लिंकिंग रिवर जो है बुंदेलखंड यहाँ पर बात की जा रही है, मतलब केन बेतवा जो है उसके लिंकिंग की बात की जा रही है। अब यहाँ पर हम बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि इंटरलिंकिंग रिवर मतलब होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, कंसर्न्स क्या होता है, जैसे कि मेंस पर्सपेक्टिव से। और ये इसमें नहीं दिया गया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देन यहाँ पर चाइना जो उस पर सैंक्शंस लगाए गए हैं इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, तो उसके क्या इफेक्ट्स, कॉजेस, वो सब हम देखेंगे। देन यहाँ पर सेबी जो उसने रिलैक्स किया अपना वैल्यूएशन नॉर्म 81 बॉन्ड्स का। देखिए ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, बॉन्ड आप सभी को पता है क्या है, जेम्स बॉन्ड की बात नहीं हो रही है। बॉन्ड मतलब क्या होता है कि एक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप फेस वैल्यू पर अगर खरीदते हो, समझ लीजिए इसकी फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ है। अब वो आपने खरीद लिया, देन उसके बाद उसकी मैच्योरिटी पीरियड समझ लीजिए 1 ईयर की है, तो 1 साल के बाद आपको 10% अगर मिल रहे हैं तो मतलब आपने अभी 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, देन उसके बाद 1 साल के बाद आपको 110 रुपये जो है वो वापस मिलेंगे। ये बॉन्ड इस तरीके के होते हैं, एकदम आसान शब्दों में अगर बताया जाए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो 81 बॉन्ड है ये मतलब समझ लीजिए कि इसकी कोई मैच्योरिटी जो है वो दी नहीं होती है, ठीक है। बैंक जो है मोस्टली इसका इस्तेमाल करते हैं, देन पे बैक के लिए उसका खरीद लेती है। तो ये सब इतना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ इतना खास एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इजिप्ट जो है, देन उसके बाद यहाँ पर पिकिंग अप थ्रेड ऑफ पीस, देन यहाँ पर पोस्ट कोविड प्रिस्क्रिप्शन कंडीशन अप्लाई, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को नहीं मिलती है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं द हिंदू की, तो कल के द हिंदू में पूरा म्यांमार म्यांमार वही देखने को मिल रहा है। आज के इसमें अगर हम देखते हैं तो आज के इसमें यहाँ पर ये वाला जो है ये इंडिया ताइवान टाइज, ये यहाँ पर हम देखेंगे और एडिटोरियल के साथ ही देखेंगे। प्लस यहाँ पर केस दैट टाइम फॉरगट, अब यहाँ पर ये वाला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे अच्छे तरीके से। देन अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें देखने को। अब यहाँ पर अगर जियो पॉलिटिक्स साउथ एशिया पावर ट्रेड अगर हम देखते हैं तो पावर के बारे में हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। तो अब शुरू करने से पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा पहुंचाएंगे। इंडियन पॉलिटी कंप्लीटली अवेलेबल है, इंडिया ईयर बुक कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जियोग्राफी कंप्लीटली अवेलेबल है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, एथिक्स कंप्लीटली अवेलेबल है। तो अगर आपका मेंस में सिलेक्शन हुआ है तो फिर आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो मिल सकता है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स चल रहा है, इकोनॉमी का कोर्स चल रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी जल्दी ही आने वाला है। तो बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलने वाले हैं जो आपको काफ़ी फायदा पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर आपको एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, साइन अप करना है। हर एक सेक्शन में जाकर आप पहले 2 लेक्चर एज ए डेमो लेक्चर देख सकते हो और खुद तय कर सकते हो आपको लेना है या नहीं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्लान है, क्योंकि हमारा मोटिव है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे, और उसी के साथ साथ आपको बाकी जगहों पर जितने 1 महीने का देना होता है यहाँ पर आपको उससे भी कम में 1 साल का मिल रहा है। तो मतलब मौजा ही मौजा है। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं मिजोरम बॉन्ड।
विद पीपल फ्लीइंग म्यांमार। अब देखिए हुआ क्या है, देखिए 3 एडिटोरियल हमें यहाँ पर इससे रिगार्डिंग देखने को मिल रहे हैं। अब इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू भी मतलब क्वेश्चन भी आता है मेन से रिलेटेड, क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट म्यांमार कूप ऑन इंडिया म्यांमार रिलेशन। ये 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। इंक्लूडिंग इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब जीएस पेपर 3 देखते हैं तो उसके पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 2 देखते हैं तो उस पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिलिट्री कूप जो है वो हमें म्यांमार में देखने को मिला है। एटलीस्ट 1000 लोग जो है वो चीन स्टेट म्यांमार वो यहाँ पर मिजोरम क्रॉस होकर गए हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिया क्रॉस होकर वहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिफ्यूजी जो है अक्रॉस दी टियाऊ रिवर यहाँ पर जो बॉर्डर से रन होती है। अगर आप टियाऊ रिवर के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर हमें मैप देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको म्यांमार देखने को मिलेगा। कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डर करते हैं ये भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि म्यांमार अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। प्लस यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मिजोरम यहाँ पर है तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फ्लो होकर जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना ये वाला रीजन, तो यहाँ पर हमें वो रिवर जो है वो देखने को मिलती है, मतलब बेसिकली एक बॉर्डर का काम करती है वो। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये हो क्यों रहा है, इतने लोग जो है वो निकल क्यों रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी जो होता है उस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ये जो वायलेंस हो रहा है तो ये काफ़ी सदियों से चलता आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि अभी अभी ये वायलेंस हमें देखने को मिल रहा है। मतलब 12 से ज़्यादा बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन जो है म्यांमार आखरन जो अराकन स्टेट है उन्होंने रेफ्यूजी लिया है मिजोरम के डिस्ट्रिक्ट्स में। उसी के साथ साथ म्यांमार आर्मी क्लैश जो है वो भी हमें देखने को मिला, जो अराकन आर्मी है एक्सट्रीमिस्ट उनके साथ, तो उसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो गए। अब उसमें इंडिया जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो आ जाते हैं। अब एक कारण तो उसका ये भी है कि पोरस बाउंड्री हमें देखने को मिलती है, मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्ट यहाँ पर वॉल जो है वो खड़ी कर दी गई है। देन यहाँ पर फेंसिंग जो है बहुत खतरनाक तरीके की लगाई गई है कि यहाँ पर अगर कोई भी आए तो बॉर्डर पार ही ना कर पाए, ऐसी हमें देखने को नहीं मिलती है। मतलब अगर आप देखोगे तो बॉर्डर जो है म्यांमार के साथ बिना किसी फेंस के हमें देखने को मिलती है। अब बिना किसी फेंस के अगर है तो फिर समझ लीजिए यहाँ पर जो लोग हैं वो तो इजीली आना जाना कर लेंगे, है ना। मोर देन 250 विलेजेस हमें देखने को मिलते हैं, अबाउट 3 लाख लोग जो 10 किलोमीटर जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर के करीब वहां पर रह रहे हैं। तो मतलब आप समझ रहे हो कि इतने ज्यादा लोग जो है वहां पर रह रहे हैं, तो उसमें से कौन से लोग जो है वो भारतीय है कौन से नहीं है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और इतना ही नहीं, तो इंडिया म्यांमार ने 2018 में एक अग्रीमेंट यहाँ पर अग्री किया था कि मूवमेंट जो है लोगों का विद इन 16 किलोमीटर बॉर्डर के आइदर साइड वो भी यहाँ पर अलाउ करेंगे। मतलब समझ लीजिए यहाँ पर ये है, इधर साइड इंडिया है इधर साइड म्यांमार है, तो जो लोग हैं वो यहाँ पर 16 किलोमीटर तक अंदर जो है वहां तक जा सकते हैं। देन यहाँ के जो लोग हैं ये भी 16 किलोमीटर जो है वहां तक आ सकते हैं। तो ये जो है इससे और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कि फिर तो ये अंदर के अंदर अंदर के अंदर अंदर नहीं चला गया ना, घुस गया ना, ये भी हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में थोड़े डिफरेंसेस जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं अभी जो कंडीशन हो रही है उसके तहत, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो रेफ्यूजी के तौर पर इधर आ गए हैं मिजोरम में अगर हम देखते हैं। अब यहाँ पर जो सेंटर है उन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट का स्टैंड है उसको यहाँ पर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट किया है। जैसे कि मिजोरम गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर रेफ्यूजी, इन लोगों को रेफ्यूजी देने के लिए यहाँ पर फेवर में है कि हाँ जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको हम रेफ्यूजी जो है वो देना चाहिए। जो एथनिकली अगर हम देखते हैं तो मेजोरिटी मिजोस जो है स्टेट में उससे ही रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पर कि वह हम उनको शरण जो है शरणागति करके आए हैं तो यहाँ पर हम उनको शरण जो है वो देना जरूरी है, ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू 1951 यूएन कन्वेंशन, जो यहाँ पर रेफ्यूजी के स्टेटस से रिलेटेड है 1967 प्रोटोकॉल। अब मिनिस्ट्री जो है उन्होंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो उनके पास कोई पावर ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर उसके सिग्नेटरी नहीं है, तो हम यहाँ पर शरणागति क्यों दे, जो लोग यहाँ पर शरणागत करके आए हुए हैं रेफ्यूजी करके आए हुए हैं उनको हम क्यों यहाँ पर रखे, है ना, क्योंकि हम उसके सिग्नेटरी नहीं है। और जो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर करने की कोशिश कर रही है तो भैया स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर पावर नहीं है, पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो इसलिए यहाँ पर सीधी सी टक्कर जो है टकराव जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये आता है कि 2008 का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल क्या रहा है इस कूप में, जो हमें कूप देखने को मिल रहा है। मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पर बहुत उसमें हमें पॉलिटिकल सिनारियोज देखने को मिले हैं जो हमने ऑलरेडी कवर किए हुए डिस्कस किए हुए, इसलिए मैं कूप क्या हुआ है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल रहा है इस कूप में वो क्या रहा है 2008 की। 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है सिग्निफिकेंट पावर मिलिट्री अंडर सिविलियन रूल। यहाँ पर सिविलियन रूल में जो मिलिट्री है उसको बहुत ज़्यादा पावर जो है वो दे दी गई। सेम पाकिस्तान में भी है, पूरा मिलिट्री के हाथ में देखने को मिलता है।
अब यहाँ पर क्या होता है, मिलिट्री को अनइलेक्टेड कोटा मिलता है 25% पार्लियामेंट्री सीट्स में। जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ पर लोकसभा है, हमारे यहाँ पर राज्यसभा है, उसमें जो लोग आते हैं वो चुनकर आते हैं, है ना, डायरेक्टली बोलिए, इनडायरेक्टली बोलिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलिए, अलग अलग ढंग से यहाँ पर चुनकर आते हैं। अब जब चुनकर आ रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी मिलिट्री वालों को कोई ये मिलता है, क्या भले राज्यसभा में हम बोलते हैं कि यहाँ पर नॉमिनेशन जो है उसके थ्रू भी यहाँ पर कुछ सीटें भरी जाती है, लेकिन मिलिट्री को अनइलेक्टेड सीट्स हम दे रहे हैं, ऐसा कुछ होता है क्या कि उनको इलेक्ट होकर आने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पर हमें ऐसा देखने को मिलता है, मिलिट्री जो है उनको अनइलेक्टेड कोटा मिलता है 25% का पार्लियामेंट्री सीट्स में, जिससे डिफेंस, इंटीरियर, बॉर्डर मिनिस्ट्रीज ये सब वही कंट्रोल करते हैं। बराबर है ना। अब मिलिट्री के अगर वहां पर समझ लीजिए मिनिस्ट्री उनको दी जा रही है, तो वो अपने हाथ में डिफेंस यही सब चीजें लेंगे। इन एडिशन टू सीट्स जो यहाँ पर है, मिलिट्री प्रॉक्सी पॉलिटिकल पार्टी ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब पूरी यहाँ पर समझिए मिलिट्री जो है वो यहाँ पर हावी होती रहती है। अब कोई भी अमेंडमेंट अगर संविधान में करना है तो उसके लिए मोर देन 75% पार्लियामेंट का अप्रूवल जो है वो चाहिए रहता है। अब जब इनका अप्रूवल चाहिए तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर मिलिट्री जो है उनके पास एक वीटो पावर जैसा ही आ जाता है कि वो चाहे तो यहाँ पर पार कर सकती है, वो चाहे तो नहीं कर सकती है। मतलब अगर ये भी सेक्शन में कोई चेंज करना है कि मिलिट्री को हमें हटाना है तो वो नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो म्यांमार है, मेजर एथनिक ग्रुप्स जो है वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एथनिक ग्रुप्स, और ये मैप में आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर वो है। यहाँ पर रेड इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रोहिंग्या जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब रोहिंग्या के इशू तो आप सभी को पता है कि ये सीधा बांग्लादेश जो है कॉक्स बाजार वहाँ पर अपना जो सेटलमेंट है वो कर रहे हैं। उसी के साथ साथ कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रखाइन स्टेट है ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में हमें देखने को मिलता है। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे ये चीन, ठीक है, ये जो रीजन है ये वाला, देन ये वाला रीजन अगर हम देखते हैं तो करीनी, ये वाला रीजन अगर हम देखते हैं तो ये भी हमें कचीन जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी काफी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है। तो एथेनिक ग्रुप्स कौन कौन से हैं ये भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक सिचुएशन देखिए, म्यांमार जो है इतने ज्यादा कूप हो रहे हैं, म्यांमार में इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कंटिन्यूस चल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इकोनॉमिक स्टेटस उसका कैसा है। देखिए किसी भी कंट्री में अगर समस्याएं चल रही है, खासकर अगर पॉलिटिकल समस्याएं चल रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, इस तरह की कोई एट्रोसिटीज चल रही है, तो वहाँ पर इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो अच्छी रह ही नहीं सकती है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो 2011 इकोनॉमिक रिफॉर्म, इसमें ट्रेड जो है वो ओपन करना, इन्वेस्टमेंट ओपन करना, ये सब हमें देखने को मिला। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी बेहतर नहीं है। हालांकि यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि ये सब ट्रेड वेड खोलने की वजह से, ट्रेडिंग पार्टनर्स इंक्रीज करने की वजह से हमें जो जीडीपी ग्रोथ है वो देखने को मिली। प्लस जो यहाँ पर पोवर्टी रेट है वो भी यहाँ पर गिरा है। अगर आप देखोगे तो 2005 में अगर हम देखते हैं तो 48% पोवर्टी रेट था। सोचिए आधे जनता ऑलमोस्ट, यहाँ पर 25% जो है वो हमें 2017 में देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे रूरल रीजन में जो पॉवर्टी है वो अभी भी काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। मेजोरिटी ऑफ दी लोग जो है वो हमें रूरल एरिया में ही देखने को मिलते हैं। अब इंडिया का स्टैंड क्या है इस इशू पर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम अगर हम देखते हैं, उसमें जब हम इंटरनेशनल रिलेशन बोलिए या फिर सिक्योरिटी चैलेंजेस बोलिए, उसमें इंडिया क्या स्टैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो है म्यांमार में, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और जहाँ पर भी डेमोक्रेसी रहेगी वहाँ इंडिया सपोर्ट करेगा, तो उस चीज़ को तो यहाँ पर सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर जो कूप हुआ है उसको ओपनली कंडेम नहीं किया है कि नहीं नहीं यार बहुत गलत हो गया, अरे ये तो बहुत ही गलत बात हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। म्यांमार जो है क्रिटिकल है इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए। जो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके लिए म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्लस इंडो पैसिफिक पॉलिसी अगर हम देखते हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मतलब म्यांमार जो है हमारे लिए डिप्लोमेटिक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर, सभी तौर पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो बायोलेटरल रिलेशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ, वो 6 Cs पर डिपेंडेंट है। 6 Cs कौन से हैं, तो कॉमर्स है, कनेक्टिविटी है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, सिविलाइजेशनल लिंक्स है, कम्युनिटी डायस्पोरा एंड चाइना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे चाइना जो है वो कोशिश करता रहता है यहाँ पर कि आसपास की जो कंट्रीज है, जो नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया की, उसमें कुछ ना कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दे, उनको डेप्ट ट्रैप में फंसा दे और फिर उनकी पूरी शरणागति जो है वो ले ले। लेकिन फिर भी यहाँ पर इंडिया को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो चीज़ है इस पर निगरानी रखते रहे। सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है ना, बायोलेटरल रिलेशन के साथ, क्योंकि जो इंसर्जेंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। खासकर अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और ये अगर आप देखोगे तो हमारे जीएस पेपर 3 जो है उसके सिलेबस में भी दिया हुआ है। वे फॉरवर्ड अगर हम देखते हैं तो क्या किया जा रहा है, देखिए इंटरनेशनली आइसोलेशन म्यांमार को
सैंक्शंस के थ्रू, कंडेम करने के थ्रू, ये यहाँ पर हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट जो है उसका खतरा यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि चाइना जो है वो अपना डोमिनेंस वहाँ पर स्थापित कर देगा। चाइना अपना डोमिनेंस स्थापित कर देगा तो सिक्योरिटी जो है उसका यहाँ पर काफ़ी बुरा हो सकता है हमारे साथ। चाइना ने ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इनरोड जो है म्यांमार में वो यहाँ पर शुरू कर दिए हैं, अपने बायोलेटरल रिलेशन जो है वो यहाँ पर बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। अब गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर जो म्यांमार मिलिट्री उनके साथ जो कंपनीज के लिंक्ड है वो उनके साथ कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पर जो काम है वो कर सकती है ना। जो समझ लीजिए जो कंट्रोल है वो यहाँ पर अच्छी तरह ढंग से देख सकती है। इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे, businesses in partnership with military owned firm can pull out their investment since this coup is risk to their business interest as well as human rights। मतलब यहाँ पर क्या है, सैंक्शन जो है उसका भी यहाँ पर खतरा रहेगा। अभी अगर आप देखोगे ह्यूमन राइट वायलेशन जो है उसके तहत जो चाइना है उस पर भी सैंक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे। तो ये सारी कंडीशन जो है यहाँ पर हो सकती है, प्रॉब्लम जो है यहाँ पर बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लिंकिंग रिवर्स बुंदेलखंड। ठीक है, ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, GS1 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है, लिंकिंग रिवर जो है उसके बारे में। ठीक है, बहुत कम लोग जो उसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें बुंदेलखंड जो है, ये छोड़ दीजिए पुराना वाला है, यहाँ पर बुंदेलखंड जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बुंदेलखंड में यहाँ पर हमें जो लिंकिंग प्रोजेक्ट्स है वो देखने को मिल रहा है, मतलब जो रिवर्स है उनको क्या किया जा रहा है, उनको यहाँ पर लिंक किया जा रहा है। क्या होता है कि कोई एरिया ऐसा होता है जहाँ पर पानी की बहुत समस्याएं होती है, या फिर कोई रीजन ऐसा होता है जहाँ पर फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो दोनों ही जो कारण है वो उसका निवारण निकल सकता है सही ढंग से, जो नदियाँ हैं उसको मैनेज करके। मतलब कि जो ड्रॉट आ रहे हैं, ठीक है, जो दुष्काल आ रहा है, प्लस जो फ्लडिंग आ रही है, ठीक है, तो ये दोनों को हम यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं सही ढंग से। जो रिवर्स वहाँ से गुजर रही है उनको मैनेज करके। अब क्या, तो कैसे मैनेज करेंगे, तो जहाँ पर ड्रॉट है वहाँ पर नदी का पानी जो है वो डाइवर्ट कर दो, जहाँ पर फ्लडिंग है वहाँ से नदी का पानी जो है वो डाइवर्ट कर दो। मतलब जो ड्रॉट एरिया है वहाँ पर पानी मिल जाएगा, जहाँ फ्लडिंग होती है वहाँ से पानी जो है वो चला जाएगा, मतलब फ्लडिंग नहीं होगी। तो इसे हम कहते हैं लिंकिंग, इसे हम लिंक करते हैं। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बुंदेलखंड रीजन कौन सा है ये आपको पता है, ये अगर आप देखोगे तो मोस्टली ड्रॉट हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर दो रिवर जो लिंक की जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो लिंकिंग कैनाल है, यहाँ पर डैम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप केन रिवर जो है वो देख सकते हो, यहाँ पर आप जो बारवा सागर है वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ जो हमारा ज्योग्राफी का कोर्स है MM एकेडमी पर, उसमें हमने ये सारी रिवर्स के बारे में कवर किया हुआ है। तो ये आपको पता रहना चाहिए बेसिकली है कहाँ पर। अब यहाँ पर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है ये क्या है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। इस प्रोजेक्ट के तहत वाटर जो है फ्रॉम द केन रिवर ये ट्रांसफर किया जाएगा बेतवा रिवर में। जो केन रिवर है उसे ट्रांसफर किया जाने वाला है बेतवा रिवर की तरफ। ठीक है, समझ रहे हो आप किस तरीके से यहाँ पर पानी जो है हम भेजते हैं। अब उससे बहुत सही फायदे होते हैं, उससे कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस प्रोजेक्ट के संदर्भ में आपको इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। अब ये अगर आप देखोगे तो आपको किसी न्यूज़पेपर में देखने को नहीं मिलेगा कि इंटरलिंकिंग जो है उससे क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, है ना। ये अगर आप देखोगे सेपरेटली ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए तो हमारे जो वीडियोज है काफी फायदे पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है यमुना की। अब यहाँ पर इंटरलिंकिंग जो है प्रोजेक्ट्स ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले जो इंटरलिंकिंग है हमारे प्रोजेक्ट्स का, ये जो रिवर्स है उनका इंटरलिंकिंग होना चाहिए, सबसे पहले प्रपोज किया गया था 1970s में। देन उसके बाद 2003 में फिर से इसको रिवाइव जो है वो किया गया। अब देखिए इसके संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो बहुत सालों से कोई कॉन्क्रीट स्टेप जो है वो नहीं लिए गए थे। अभी अगर आप देखोगे तो नितिन गडकरी जो है उन्होंने काफ़ी सुझाव जो है वो भी दिए। अभी हाल ही में होगा एक, मैं उनका जो समझ लीजिए इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उन्होंने सदन जो नदियाँ है उसके बारे में बात की थी कि मतलब जो लिंकिंग है वो अगर वहाँ पर की जाती है तो वहाँ से हम वहाँ पानी भेज सकते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पानी भेजेंगे तो काफ़ी समस्याएं जो है हल हो सकता है। तो मतलब क्या है कि हम यहाँ पर रैदर देन सीइंग द डिबेट्स, जो न्यूज़ चैनल पर डिबेट्स होती है या फिर जो फालतू की पॉलिटिकल बातें होती है वो देखने के बजाय अगर हम कोई इंटेलेक्चुअल सिनारियो देखें, कुछ इनोवेटिव सिनारियो देखें, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें भी करती है ना, क्योंकि उनके पास अच्छे हेल्दी माइंड्स भी है। लेकिन बात यह है कि न्यूज़ चैनल पर वो दिखते नहीं है।
जो भी वो चीज़ें कर रहे हैं वो दिखाते नहीं है, वो दिखते नहीं है। तो वो अगर आप देखोगे, खासकर अगर हम देखते हैं नितिन गडकरी जो है, नितिन गडकरी, इनके जितने भी इंटरव्यूज होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। तो इसीलिए अगर आप नितिन गडकरी के जो भी इंटरव्यूज है वो देखोगे तो उसमें से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही, वो टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। मैं हमेशा देखता हूँ जो भी उनके इंटरव्यूज आते हैं, मैं हमेशा देखता हूँ, जिससे कुछ ना कुछ नया देखने को ही मिलता है। मतलब वो किताबों में भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, न्यूज़पेपर में भी देखने को नहीं मिलेगा, उतनी कुछ इनोवेटिव आइडियाज जो है वो वहाँ पर दे देते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इंडो गैंगनेटिक रिवर बोलिए, पेनिनसुलर रिवर बोलिए, है ना, देन इंडो गैंगनेटिक प्लेन बोलिए, पेनिनसुलर स्टेट्स बोलिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं पर फ्लडिंग जो है उसकी समस्या बहुत ज़्यादा होती है। कहीं कहीं पर ड्रॉट जो है, देखिए सीवियर ड्रॉट्स हमें देखने को मिलता है। डिवास्टेटिंग फ्लड जो है इंडो गैंगनेटिक प्लेन में हमें देखने को मिलते हैं, है ना। देन उसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स रेनफेड है ना। तो मतलब मानसून जो उस पर डिपेंडेंट होती है, पेरिनियल रिवर नहीं है, 12 महीने नहीं चलती है। तो मतलब समस्याएं जो है अपने आप होती रहती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो फ्लडिंग वाली रिवर्स होती है उसका एक्सेस वाटर अगर हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं पेनिनसुलर रिवर को, मतलब जहाँ पर हमें ड्रॉट देखने को मिलता है, तो मतलब जो इश्यूज है यहाँ पर ड्रॉट के, फ्लडिंग के, वो यहाँ पर रिजॉल्व हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलती है। सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं इंटरलिंकिंग के, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्लड्स एंड ड्रॉट को कंट्रोल किया जा सकता है ना। जो भी फ्लड आ रहा है, क्योंकि वही जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, जहाँ पर फ्लडिंग होती है, वहाँ से अगर हम पानी डाइवर्ट कर देते हैं लिंकिंग के थ्रू दूसरे नदी में जहाँ पर ड्रॉट हमें देखने को मिल रहा है, तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उससे वाटर क्राइसिस जो हो रहे हैं, जहाँ पर ड्रॉट हो रहा है वहाँ पर पानी की क्राइसिस चल रहे हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे। हाइड्रो पावर जनरेशन, देखिए क्या होता है कि बहुत सारी जगहों पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी जनरेशन होती है नदियों के पास। तो उससे क्या होता है, ये भी यहाँ पर हमारी समस्या जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डेवलप होगी। इरिगेशन बेनिफिट्स यहाँ पर हो सकते हैं, जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनको इरिगेशन बेनिफिट्स हो जाएंगे। कमर्शियल बेनिफिट जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सिग्निफिकेंस है इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स का। तो ये 5 पॉइंट भी इसमें से आप लिख दोगे, 5 ही पॉइंट है वैसे, तो ये आप लिख दोगे तो बहुत ज़बरदस्त आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। लेकिन देखिए, बेनिफिट्स होने के साथ साथ कुछ कंसर्न्स भी है। जैसे कि फिजिबिलिटी जो है प्रोजेक्ट की, मतलब कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस जो है वो हमें ज़्यादा लगता है। प्लस यहाँ पर अच्छा खासा अगर बांधा नहीं गया तो वो भी एक कंसर्न है कि भैया फालतू खराब वराब ना हो जाए। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जैसे कि अगर आप देखोगे तो फिशरीज जो है उनको यहाँ पर काफ़ी नुकसान होता है। वेटलैंड जो है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए जो रिवराइन एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है। सोसाइटल इम्पैक्ट, मतलब यहाँ पर जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस जो है वो करना पड़ता है ना। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, यहाँ पर मेरे को इतनी नदी में से इतना पानी चाहिए, मेरे को इतना पानी चाहिए, तेरे तूने इतना कैसा लिया, मेरे को इतना। तो डिस्प्यूट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और फ्लड जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से प्रूफ नहीं हुआ है कि यहाँ पर फ्लडिंग को पूरा 100% कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को, मतलब समझ लीजिए ना, यहाँ पर मानसून में यहाँ पर एक नदी है, यहाँ पर एक नदी है, ये है फ्लड वाली नदी, ये है ड्रॉट वाली नदी। अब हमने इसको लिंक कर दिया है, इसको लिंक किया है जिससे कि यहाँ से पानी जो है वो हम इसको इधर साइड ले जा सके। लेकिन मानसून चल रहा है, मानसून में यहाँ पर भी पानी जो है वो बह रहा है, और यहाँ पर भी पानी जो है बहुत बुरी तरीके का बह रहा है। तो यहाँ पर फ्लडिंग जो है वो आ जाए तो कितना ट्रांसफर करेंगे, मतलब यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ का पानी यहाँ जाएगा, यहाँ भी फ्लड, यहाँ भी फ्लड, लो साले को। तो ऐसे भी प्रॉब्लम जो है वो आ सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लडिंग को पूरी तरीके से कंट्रोल करे ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर बुंदेलखंड जो है वो अगर हम देखते हैं तो ये ड्रॉट प्रोन रीजन हमें देखने को मिलता है। तो प्रोजेक्ट जो है ये इमेंसली बेनिफिट करेगा यहाँ पर जो भी पानी की समस्या यहाँ पर हो रही है। स्पेशली अगर हम देखते हैं तो पन्ना, है ना, जो तिकमगढ़ है, चित्तरपुर है, सागर है, दमोह है, दतिया है, विदिशा है, तो ये सारी रीजन्स को काफ़ी हेल्प कर सकता है। क्या ये प्रोजेक्ट पन्ना टाइगर रिजर्व को अफेक्ट करेगा? तो यहाँ पर अगर हम रिप्लाई देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति इन्होंने दिया है कि आउट ऑफ 6017 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया कमिंग अंडर सबमर्जेंस ऑफ दौधन डैम ऑफ केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट, 4206 हेक्टर जो है एरिया, ये विद इन द कोर टाइगर हैबिटेट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए, जैसे हम देखते हैं ना कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो है, ये सोशल कंसर्न्स, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जानने को मिली होगी। अगर जानने को मिली है तो शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। आप शेयर नहीं कर रहे हो, मेरे को दिख रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं चाइना जो उनको जो सैंक्शंस यहाँ पर लगाए गए हैं यूगुर्स के वजह से, तो इसके कॉजेस इफेक्ट्स क्या है, देखिए शॉर्ट में देखें क्योंकि हमने ऑलरेडी ये जो मसला है ये कवर किया हुआ है। यहाँ पर सैंक्शन जो है ईयू के द्वारा, यूके के द्वारा, कनाडा, जिसमें यहाँ पर ट्रैवल बैन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। एसेट्स, जो वहाँ पर एसेट्स है वो फ्रीज कर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो
पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो है वो यहाँ पर करने की वजह से, जिसके तहत जो यूगुर्स है उनकी यहाँ पर कंडीशन जो है वो डिग्रेड हो रही है ना। यूगुर्स आप सभी को पता है, आगे हम देखेंगे वो क्या है। सभी प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ऑफ पर्संस अबव आर इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो वहां पर भी जो ब्लॉक्ड है वो यहाँ पर कर दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैटर क्यों कर रहा है, ये जो चीज़ है, ये जो सैंक्शन है मैटर क्यों कर रहा है। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि ईयू जो है उसने यहाँ पर सैंक्शंस इम्पोज किए हैं चाइना पर, क्योंकि अगर आप देखोगे तो काफ़ी मतलब रिलेशन जो है काफ़ी अच्छे हैं, है ना। जो ट्रेडिंग है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, मतलब ऑल्दो यहाँ पर ईयू सैंक्शंस जो है ये इतने डैमेजिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो उनका हार्डनिंग स्टैंड है अगेंस्ट इट्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर वो यहाँ पर देखने को मिलता है कि भैया तुम गलत हो तो गलत हो, यहाँ पर हम कितना भी हमारा रिलेशन हो इकोनॉमिक रिलेशन, लेकिन वो मैटर नहीं करते हैं। सीनियर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल जो है उसने यहाँ पर कहा है कि वो डेली कांटेक्ट में है विद द गवर्नमेंट इन यूरोप चाइना रिलेटेड इश्यूज के साथ। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो किसके द्वारा क्या क्या यहाँ पर किया जा रहा है। यूगुर मुस्लिम्स अगर हम देखते हैं तो यूगुर जो है ये प्रोमिनेंटली मुस्लिम माइनॉरिटी टर्की एथनिक ग्रुप है, जिनका ओरिजिन जो है सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में हम ट्रेस कर सकते हैं। इनको कंसिडर किया गया है टू बी वन ऑफ द 55 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज चाइना में। अभी यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो कुछ नहीं बोलता है ना। चाइना में अपना यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बहुत बोलता है कि ये हो रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यही फर्क पड़ता है ना। चाइना जो है रिकॉग्नाइज किया है कम्युनिटी को ओनली एज रीजनल माइनॉरिटी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ उसने बहुत बड़ी कोई उपाधि जो है वो नहीं दी है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बात की जा रही है केस दैट टाइम फॉरगॉट। अब देखिए यहाँ पर ये केस जो है उसको आपको सुन के बड़ा दुख होगा। विष्णु तिवारी है 43, उन्होंने रिसेंटली यहाँ पर उनको छोड़ दिया गया है, इनोसेंट करार कर दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा रेप केस में। तो रेप केस में ये जो व्यक्ति है इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनोसेंट करार कर दिया है कि नहीं आप निर्दोष हो, लेकिन कितने साल बाद, वो 20 साल जेल में रहने के बाद। यहाँ पर शॉकिंग चीज़ है, 20 साल जेल में रहा है वो एक ऐसे गुनाह के लिए जो उसने किया ही नहीं है। तो यहाँ पर अंधा कानून जो है वो नहीं दिखेगा क्या। 2003 में जो तिवारी है उसको यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट पर डाल दिया गया था, जो इंडियन पिनल कोड एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट है 1989 का, उसके तहत रेप केस में उसने यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की, और ये जो अपील है 16 ईयर्स तक पेंडिंग रही एज अ डिफेक्टिव मैटर। मतलब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सही ढंग से नहीं है ना। ये सबके डिफेक्टिव मैटर के तौर पर, मतलब समझ लीजिए जो उसमें उसकी गलती थी भी नहीं, उस मैटर में वो 16 साल तक वैसी की वैसी पड़ी रही, और इसका जो वकील था उसने भी इतने एफर्ट्स नहीं लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पेंडिंग था फॉर 60 ईयर्स एज अ डिफेक्टिव मैटर। अब ये हमारी जुडिशरी का क्या फेलियर नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे इफेक्टिव जस्टिस सिस्टम जो है वो यहाँ पर फ्यू इंडिविजुअल्स की गुडनेस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सभी को न्याय मिले इस पर डिपेंड रहना चाहिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक चीज़ और आती है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, जिसे हम एनकाउंटर भी कहते हैं। अब देखिए ना, अगर ये केस जो है, ये मुद्दा जो है, ये उतना अगर ऊपर उठता जिस वक्त इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो दी गई थी, उस वक्त अगर ये मुद्दा इतना ज़्यादा उठा, देन उसके यहाँ पर अगर लोग जो है उनके तरफ प्रेशर आए पुलिस के ऊपर कि इसका एनकाउंटर होना चाहिए, इसको तो मार डालना चाहिए, इसका ये हो जाना चाहिए, अगर उसको एनकाउंटर में मार दिया जाता है, देन उसके बाद अगर इलाहाबाद कोर्ट जो है बोलती है कि नहीं ये तो निर्दोष था, फिर क्या। तो ये उनके लिए है, खासकर जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो उसको अंधाधुंध सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये उनके लिए है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मेनी ऑफ दी जो हिचकप्स है वो यहाँ पर मिस्टर तिवारी केस में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पर सही ढंग से ना रहने की वजह से जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। मतलब अगर आप देखोगे तो हर जगह हमें डिजिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है, पासपोर्ट बोलिए, है ना, सभी जगह पर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखते हैं तो आज भी वो उसी पेपर बेस्ड प्रोसेस पर चल रही है, पेपर बेस्ड प्रोसेस पर चल रही है, और उसकी वजह से त्रुटियां जो है वो सॉल्व नहीं होती है 16-16 साल तक। मतलब सच में मैं जब ये जो केस, हालांकि आर्टिकल एडिटोरियल आ जाए है, लेकिन ये केस जो है वो तो हमें पहले ही देखने को मिला है। तो ये जब केस में देख रहा था उस टाइम पर एक्चुअली मुझे ये हो रहा था कि क्या चीज़ है ये, मतलब क्या ही बोलना। ऑल्दो ई कोड प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर सिग्निफिकेंट प्रोसेस हमारे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी इसमें बहुत सारी लैक्यूनास जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, क्रिमिनल केस जो है इसमें वेरियस इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होती है, जैसे कि पुलिस हो गया, प्रोसिक्यूटर हो गया, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हो गए, फोरेंसिक लैब हो गए। अब ये अपने अपने हिसाब से काम करते हैं,
है ना। यहाँ पर क्या होगा कि जो समझ लीजिए कोर्ट में गए तो भैया पुलिस वालों ने जो है ये इन्फॉर्मेशन दी नहीं, पुलिस वालों के पास गए, उन्होंने बोले कि फोरेंसिक लैब की तरफ से अभी तक आया नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन के साथ अगर काम करते हैं तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन ये यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के बीच में सीमलेस तरीके से होना चाहिए। क्रिमिनल केस स्मूथ मूवमेंट, यहाँ पर सेवलर रबिंग पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं, जो एक इंस्टीट्यूशन जो है दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ किस तरीके से काम कर रही है वो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल प्रोसिक्यूटर जो है उसको यहाँ पर एफआईआर लेनी पड़ती है पुलिस से, पुलिस जो है उनको यहाँ पर एफआईआर सबमिट करनी पड़ती है, चार्जशीट सबमिट करनी पड़ती है कोर्ट में। फोरेंसिक लैब जो है वो यहाँ पर उनको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है प्रोसिक्यूटर के पास और कोर्ट के पास, है ना। तो ये सब अगर आप देखोगे तो देखिए इनके बीच में अगर वार्तालाप नहीं होते, बातें नहीं होती, तो समझ लीजिए यहाँ पर कोई फालतू की चीज़ें हो रही है, क्योंकि एक आ रहा है एक नहीं आ रहा है, एक अपने हिसाब से चल रहा है एक दूसरे के हिसाब से चल रहा है, केस जो है वो लंबता जा रहा है लंबता जा रहा है लंबता जा रहा है, ये हमें देखने को मिल रहा है। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटलाइजेशन हमने अगर किया हुआ है, तो सारी ही चीज़ों को डेटा जो है वो यहाँ पर सीमलेसली हम ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकते हैं? सीमलेसली यहाँ पर क्यों आकर उसको देना है? सीमलेसली एक पूरे पोर्टल पर डाल दो, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम यहाँ पर जब हमारे डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पर डाल सकते हैं तो फिर क्यों यहाँ पर जो जुडिशरी है, कॉन्फिडेंशियल रखो ना, उस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखो, पासवर्ड ये सबसे रखो, तो क्यों हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते? तो ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर जो हमारा एक बचा हुआ था जो ताइवान इंडिया रिलेशन है उस पर चलते हैं और वो देखते हैं हमारे न्यूज़पेपर के थ्रू कि क्या उसमें खास चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इंडिया ताइवान टाइज जो है उसके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इंडिया ताइवान अपना 25 ईयर जो है पार्टनरशिप ये यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो इम्प्रूवमेंट है टाइज में वो मतलब थोड़े और बेटर जो है वो होने चाहिए, है ना। दो म्यूचुअल एफर्ट जो है दिल्ली एंड जो ताइवान है उनके बीच में यहाँ पर बायलैटरल अग्रीमेंट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बोलिए, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बोलिए, कस्टम कोऑपरेशन से बोलिए, सिविल एविएशन से बोलिए, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बोलिए, बाकी एरियाज बोलिए, तो ये हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ये आप सीधे कोट कर सकते हो, जब भी आप आंसर लिखोगे तो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट, ये सारे टाइज हमें देखने को मिल रहे हैं, उसमें एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, कस्टम कोऑपरेशन, ये सब आप वहाँ पर लिख सकते हो। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो फ्रेमवर्क है ना, तो इसमें अगर आप देखोगे दोनों ही पार्टनर जो है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब ओपननेस विद डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, ये सब पे डिपेंडेंट है। मतलब यहाँ पर फेथ जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, ये सब के नाम पर। तो ये सब जो है वही कोविड के इसमें क्या हेल्प, वो सब जो हैंडलिंग है वो किस तरीके से की जा रही है। यहाँ पर जो मेडिसिनल ट्रेडिशनल मेडिसिन होते हैं उसके एरिया में ऑलरेडी यहाँ पर जो है इंडिया के साथ काम कर रहा है। एयर क्वालिटी जो है वो मेंटेन करने में यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन सीवियर पोल्यूशन, ये सब के प्रॉब्लम्स जो है वो अभी भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। प्लस यहाँ पर एनवायरमेंट है ना, बेनिफिशियल रिन्यूएबल एनर्जी, बायोकेमिकल्स, ये भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर काम आ सकती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वही सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर हमें और पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है वो बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है। कल्चरल एक्सचेंज जो है वो यहाँ पर होने की ज़्यादा ज़रूरत है ना। इससे क्या होगा, इससे हमारे सिर्फ कल्चरल टाइज नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर हम हमारे कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो भी यहाँ पर दूर हो जाएगी, जिसके चाहे जो टूरिज्म है उसको हम यहाँ पर अच्छा खासा प्रमोशन जो है वो कर सकते हैं, है ना। मतलब अगर आप देखोगे तो ताइवानीज टूरिस्ट इन इंडिया आर वेरी स्मॉल इन नंबर, बहुत स्मॉल जो है वो नंबर में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक टाइज को अगर हमें डीप करना है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पर इंक्रीज करना, बराबर है। टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विस जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना, जिससे कि हम यहाँ पर और अच्छे तरीके से काम जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे साइनिंग ऑफ बायलैटरल अग्रीमेंट इन 2018 ये इंपॉर्टेंट माइलस्टोन रहा है। इसमें अगर आप देखो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, पेट्रोकेमिकल्स हो गए, मशीन्स हो गई, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये सभी चीज़ों में यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिल रही है। तो यही चीज़ इसमें से निकल कर आती है, बाकी कुछ खास चीज़ जो है वो हमें 8 में देखने को नहीं मिलती, इसलिए मैंने इसी में लिया है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।